यस। ओके। अभी एक दिन पहले हम ये बात कर रहे थे गुलरेज कि ये युद्ध नहीं होगा, जो यूक्रेन और रशिया के बीच में जो तनाव है वो तनाव तक ही शायद वो ज्यादा खिंच जाए, शायद वक्तव्य आए, शायद सैंक्शंस लग जाए, पर रशिया हमला करेगा या यूक्रेन उसकी जवाब देने के लिए खड़ा रहेगा, ऐसी आशंका हमें नहीं थी। पर आज जो हुआ कि रशिया ने यूक्रेन पे हमला कर दिया, वो तनाव युद्ध में बदल गया और वहां पे तो 20,000 भारतीय भी अभी फंसे हुए हैं। स्थिति गंभीर है। किसी को पता, मैंने बहुत सारे एक्सपर्ट से बात किया, किसी को यह अंदाजा नहीं था कल रात तक भी कि ऐसा कुछ हो जाएगा। आप तो मैंने सोचा कि इस पे एक लाइव करते हैं कि पहले तो ऐसा क्यों होगा, क्योंकि रशिया, ये भी खबरें आ रही थी कि रशिया आर्थिक रूप से इतना सशक्त अभी नहीं है, क्योंकि उसी की वजह से उसको चीन के पास भी जाना पड़ा था, जो अमेरिका ने सैंक्शंस वगैरह लगाए थे। इस स्थिति में एक युद्ध करना, उसको ये जानते हुए कि नाटो यूक्रेन के पीछे खड़ा है, ये यूक्रेन तो बस एक, जैसे हमने बोला कि वो एक मछली थी जिसको फंसा के रखा गया था, कांटे में फंसा रखा है। हाँ, पीछे तो कोई और ही है, अमेरिका है जो सारा खेल खेल रहा है। तो इसको कैसे देखते हैं आप, क्यों हुआ ये, और ये कितना भयानक हो सकता है? सुजाता, मैं अभी भी कह रहा हूँ युद्ध नहीं हुआ है, और ये युद्ध नहीं है, ये रशिया द्वारा की गई सैन्य कार्रवाई है। युद्ध जब होता कि जब इतना ही रिपेल इफेक्ट देता रहा यूक्रेन, तो अब वो यूक्रेन बहुत के, सारी गुलरेज, अगर हम देखेंगे कि मतलब सैन्य शक्ति के मामले में कुछ भी नहीं है। यूक्रेन जो है कहाँ है और रशिया कहाँ है, तो मैं उसमें किस लोकल तरह लैंग्वेज में से, बोलूं तो यूक्रेन इज अ पीनट। ऑफ कोर्स। इट्स अ पीनट फॉर रशिया, हाँ, जिसको वो खा भी सकता है और फेंक भी सकता है। करेक्ट। लेकिन आप ये समझिए ना, युद्ध जब होता, हम्म। जब नेटो या तो ये कहता कि अब रशिया ने अटैक कर लिया, हम अपने ट्रूप्स भेज रहे हैं। हम्म। युद्ध जब होता, अगर अमेरिका कहता कि यूक्रेन पे हमला मतलब हम पे हमला है, एक डेमोक्रेसी पे हमला है, और हम हम्म। उसके पीछे खड़े हैं और हम फ्रंट में आ रहे हैं। हाँ, आपने सैंक्शन के अलावा अभी तक कोई भी बात सुनी है किसी खेमे से भी? देखिए, अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे तो वैसे भी अमेरिका पे और अमेरिका के से जुड़े हुए जितने सारे पहलू हैं उन पे कोई भरोसा नहीं है। उन्होंने अफगानिस्तान पे बोला क्या हाल हुआ, सीरिया क्या हाल हुआ, सब उन्होंने जिसको हाथ लगाया वो एक बोलते, हमारे पुरानी का थी वो भस्मासुर वाले की, जिसके हाथ पे रखा वो वही खत्म हो गया। अमेरिका अमेरिका की भी वही स्थिति है। तो अमेरिका से तो मुझे बहुत उम्मीद नहीं थी, लेकिन जिस तरह से ये बढ़ रहा है, और अभी अभी नहीं, आप फिर देखिए आपको किससे उम्मीद थी? उक्रेनिया क्या से, आपको फ्रांस, नहीं आपको किससे उम्मीद थी? क्या फ्रांस से उम्मीद थी? नहीं वो तो जिनके इमानुएल मैक्रोन साहब और पुतिन के पास जा रहे थे, और पुतिन ने जब कहा कि आप अपना कोविड का टेस्ट करा लें, तो वो इतने भयभीत थे कि मैं अपने नाक का स्वैप दूंगा तो हो सकता है मेरा डीएनए पुतिन के पास चला जाए, तो उसके मना कर दिया, तो पुतिन ने उनको 10 कदम दूर एक तरफ डाइनिंग टेबल पे बिठाया। क्या उनसे उम्मीद थी? या फिर आपको जर्मन राष्ट्रपति से उम्मीद थी? जब पूरा प्रेशर बना तो जाके उन्होंने नॉर्थ स्ट्रीम 2 को पॉज किया, अभी तक नहीं बोला कि स्क्रैप किया, पॉज किया। उससे पहले तो वो पॉज करने को भी तैयार नहीं थे। क्या आपको नेटो से उम्मीद थी? तो उम्मीद किससे थी? मैंने आपको यही कहा था, एक बार दो चीजें मैंने कही थी, उसको आज वापस आप ज्वाइन करें। मैंने कहा था कि कुछ भी होता है अनफॉर्चुनेट, तो भी सैंक्शंस के अलावा ये लोग कुछ नहीं करेंगे, और सैंक्शंस के अलावा इन लोगों ने कुछ किया भी नहीं है। आप ये देखिए। दूसरी चीज मैंने कही थी कि क्या अमेरिका की हालत अंदर से खस्ता है, हालत मतलब आर्थिक स्थिति, क्योंकि जिसके पास आर्थिक समस्याएं हैं वो ही सीधा हमला नहीं करेगा। जब आपके पास सैन्य विकल्प हैं, जब ऐसा नहीं है कि अमेरिका के पास सैन्य सैन्य क्षमता नहीं है, या टेक्नोलॉजी नहीं है, या आर्म्स एम्यूनेशन नहीं है, सब कुछ है उसके पास, फिर भी क्यों ये रिस्ट्रेन दिखाया जा रहा है टू यूज ऑफ फोर्स? तो क्या ट्रेजरी खाली है?
और व्लादिमीर पुतिन के विषय में एक बात मत भूलिए कि वो इंटेलिजेंस के व्यक्ति रहे हैं, एक्स ये भी केजीबी हम्म, एक्स केजीबी अधिकारी रहे हैं, तो हम्म, उनका इंटेलिजेंस पर डेफिनेटली कमांड है। कुछ समय हम्म, पहले ये भी हुआ था कि शायद सोलर विंड्स था या क्या नाम था उसका, थोड़ा सा नाम भूल रहा हूँ, जो साइबर अटैक हुआ था, अभी तक का सबसे बड़ा साइबर अटैक हुआ था दुनिया के इतिहास में, जो अमेरिका पर हुआ था कुछ समय पहले की बात है, शायद हाँ, सोलर विंड या सोलर वेव्स नाम था उसका। हम्म, उसमें यहाँ तक अमेरिका के जो न्यूक्लियर प्रतिष्ठान थे उनका डाटा भी चोरी किया गया। तो हम्म, मुझे लगता है कि व्लादिमीर पुतिन बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि अमेरिका की आंतरिक स्थिति क्या है और वो एक वॉर अफोर्ड कर सकता है कि नहीं कर सकता। हम्म, मुझे लगता है कि वो सब चीजों को दृष्टिगत रखते हुए उन्होंने कुछ ना कुछ निर्णय लिया होगा। लेकिन अभी भी मुझे ये लगता है, हो सकता है मैं रॉन्ग हूं, और लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं रॉन्ग साबित नहीं हूं इस बार, कि ये जो दो नई रिपब्लिक व्लादिमीर पुतिन ने कार्व आउट की है, उसके बहुत सारे क्षेत्र पर चूंकि यूक्रेनियन अथॉरिटीज का नियंत्रण था, तो हो सकता है कि उनको यूक्रेन के अथॉरिटीज से मुक्त कराकर ये वॉर एक तरह से रुक जाए, सैन्य कार्रवाई एक तरह से रुक जाए, और वो दो जो रिपब्लिक्स हैं उनको हम्म, रशिया अपने फुल इन्फ्लुएंस में रखकर एक तरह का बफर स्टेट बना देगा, बफर ग्राउंड बना देगा फॉर वेस्ट। हम्म, ऐसी मेरी धारणा है। दूसरी एक चीज और होने की संभावना को भी नकारा नहीं जा सकता, हम्म, क्योंकि व्लादिमीर पुतिन हार्ड बॉल खेल रहे हैं अभी, तो हो सकता है वो वहां तक भी जाएं कि जो रशिया अभी यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं उनका अशरफ गनी बन जाए। मेरा वो अपने सवाल यही होने वाला था, मैं आपसे यही पूछने वाली थी कि क्या ये इसलिए है कि क्योंकि ये जो गवर्नमेंट है रशिया की, इसको सॉरी यूक्रेन में, रशिया इसको हटा दे और वो एक ऐसी गवर्नमेंट फॉर्म करे जो कि प्रो रशिया हो और उसके स्थिति को समझे। देखिए, रशिया हो सकता है ये चाहता होगा कि यूक्रेन में भी वैसी ही सरकार हो जैसा बेलारूस में है। आज बेलारूस की स्थिति वह है कि व्लादिमीर पुतिन यदि बोरिशंको को बोले कि तुम खड़े हो जाओ तो वो खड़ा हो जाएगा, बैठ जाओ तो बैठ जाएगा। तो हो सकता है कि रशिया ये चाहता होगा कि वहां पर भी इस प्रकार की एक सत्ता स्थापित कर दी जाए। तो उसकी भी एक आशंका है, प्रबल है, जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। ओके। लेकिन मैं अभी तक जो देख रहा हूं कि जिसको मैं कहता हूं कि सैंक्शंस का न्यूक्लियर ऑप्शन हम्म, जो अमेरिका के पास है, वो होता है कि स्विफ्ट से रशिया को आउट कर देना। उसके विषय में वॉशिंगटन में या कैपिटल हिल की तरफ से कोई खबर नहीं आ रही है। मतलब हम्म, ये न्यूक ऑप्शन ऑफ सैंक्शंस इस्तेमाल करने में परहेज कर रहे हैं, और करेगी भी सही। क्यों करेंगे? क्योंकि उससे इनको भी उतना ही नुकसान होना है। आपने देखा होगा कि दुनिया भर के स्टॉक मार्केट इंक्लूडिंग भारत का स्टॉक मार्केट बहुत भारी क्रश। तरह से गिरा है। आपने ये भी देखा कि अब जो है क्रूड की कीमत $100 से ऊपर जा चुकी है। तो आप रशिया के ऊपर जितने सैंक्शंस की आग लगाओगे, उसकी जो लपटें उठेंगी, उसमें वेस्ट भी झुलस जाएगा। हम्म, क्योंकि इन्फ्लेशन अमेरिका और यूरोप में ऑल टाइम हाई चल रहा है। हम्म, अब ऐसे में यदि गैस और ऑयल महंगा होता है, तो उस स्थिति परिस्थिति में इन्फ्लेशन की मार उनके ऊपर डबल पड़ेगी। और ऑलरेडी जो बाइडन की यदि आप रेटिंग्स देखें तो वो बहुत लो चल रही है। ऐतिहासिक रूप से इतने कम समय में किसी राष्ट्रपति की इतनी कम रेटिंग्स हुई है। अब उनके सामने बड़ा एक कश्मकश वाली स्थिति है कि या तो वो अफगानिस्तान बनने दें, अफगानिस्तान बनने देते हैं तो भी उनकी रेटिंग खराब हो जाएगी, और यदि हम्म, नहीं बनने देते हैं और जिसको कहते हैं कि न्यूक्लियर ऑप्शन ऑफ सैंक्शन उपयोग करें, कि स्विफ्ट से भी कट कर देते हैं, तो भी उसका इन्फ्लेशन का इफेक्ट जो है वो अमेरिका पर भी पड़ेगा, उससे भी उनकी रेटिंग पर आप खराब क्या होगी। इसमें न्यूक्लियर ऑप्शंस को रख रहे हैं कि न्यूक्लियर ऑप्शंस का इस्तेमाल हो सकता है? नहीं, मैं न्यूक्लियर ऑप्शन ऑफ सैंक्शन बात कर रहा हूँ। ओके। न्यूक्लियर ऑप्शन ऑफ सैंक्शन मतलब
हाँ, मैं आई जिस अंडरस्टैंड। मेरी भाषा में जो मैं कहता हूं कि उसमें एक ही न्यूक्लियर ऑप्शन है उनके पास कि स्विफ्ट से हटा दिया जाए, स्विफ्ट सिस्टम से रशिया को हटा दिया जाए। जब किसी भी देश को आप पर स्विफ्ट से उससे काट देते हो, उससे कितना फर्क पड़ेगा? नहीं बैंकिंग में बहुत फर्क पड़ जाता है, ट्रांजेक्शन्स में बहुत फर्क पड़ जाता है, और उसकी वजह से इकोनॉमी को अरबों डॉलर का नुकसान होना शुरू होता है। फिर लेकिन गुलरेज, गुलरेज, कोई भी देश जो है जब वो वॉर पे जाने के, स्पेशली जब उसने फर्स्ट मूवर एडवांटेज लिया हुआ है या फर्स्ट मूव उसने किया है, एक एक रशिया जैसा देश, स्पेशली आज जबकि पुतिन है वहां पे, जो कि माने जाते हैं कि वो हर तरफ की खबर रखते हैं, तो ये सब चीजें तो उन्होंने सोच रखी होगी कि ये बिल्कुल सारा सोच कुछ रखिए, तो होगा। ऐसा तो नहीं होगा कि ये सब बिना सोचे डेफिनेटली उन्होंने यूक्रेन बिना पे हमला। कैलकुलेट किए कुछ नहीं होता। बिल्कुल। तो जो अर्थव्यवस्था पे की बात है, जो ट्रांजैक्शन पे बात है, जो इकोनॉमी है, जो स्टॉक मार्केट वगैरह, ये सब तो उन्होंने पहले सोच लिया होगा। सैंक्शंस वगैरह तो उन्होंने बहुत पहले सोच लिए होंगे, क्योंकि ये तो नए नहीं है सैंक्शंस रशिया पे। तो इस स्थिति में यूक्रेन, हालांकि उसका वक्तव्य आया है, स्टेटमेंट में भी देख रही थी कि यूक्रेन झुकेगा नहीं एंड ऑल दैट, बट वो तो यूक्रेन के हर देश पास, बोलता है जिसपे भी अटैक होता है। हाँ वो तो बोले, वही, उसके अलावा क्या बोल सकते हैं। लेकिन जिस तरह की परिस्थिति है रशिया और यूक्रेन में, जो पावर इम्बैलेंस है, इसमें यूक्रेन कितने दिन टिकेगा? और जैसे आप बता रहे, अगर मान लीजिए हम दो दो कल्पना करते हैं, दो दो सिचुएशंस। पहला कि यूक्रेन घुटने टेक देता है, तो आप क्या देखते हैं कि रशिया यूक्रेन को इन्वेड करेगा और उसको अपना पार्ट बना लेगा, क्रेमिया नहीं, और मैं उसके ऐसा नहीं बाद? देखता, बिल्कुल नहीं देखता। ओके। और जो लोग ये बात कहते हैं कि रशिया अपना यूएसएसआर का रिवाइवल कर रहा है, मैं उसको हाँ, सही नहीं मानता। इसलिए सही नहीं मानता क्योंकि ना वहां पर अब वो विचारधारा रही है उस प्रकार की कि उस प्रकार हाँ, का एक्सपांशन हो पाए। और वो जो हाँ, एक्सपांशन हुआ था वो डेफिनेटली एक वैचारिक एक्सपांशन था जो हाँ, कि धराशायी हो गया। फिर हाँ, उसमें एक बड़ा चंक जो था वो सेंट्रल एशियन कंट्रीज से था। और पुतिन साहब ने एक डेढ़ वर्ष पहले कहा भी था कि यदि हम सब एक हों तो हम बहुत ज्यादा प्रॉस्पेरिटी कर सकते हैं, लेकिन सेंट्रल एशियन कंट्रीज ने साफ साफ मना कर दिया था उस चीज पर। तो वो जो बात सोचते हैं वो गलत है। मुझे नहीं लगता कि रशिया का भी कुछ ऐसा मत है कि वो उसको यूक्रेन को पूरा ऑक्यूपाई कर ले और जिसको कहते हैं वृद्ध रशिया, वृद्ध रशिया का अंग बना दे, वैसा कुछ भी नहीं है। लेकिन हाँ, एक रेड लाइन ड्रॉ की है कि अब रशिया नेटो का एक्सपांशन अपनी बॉर्डर्स के पास बर्दाश्त नहीं करने वाला है। और मुझे तो साफ साफ दिख रहा था कि यूक्रेन अगर पहले ही इस बात को स्थापित कर देता कि हम नेटो से वैसे ही दूर रहेंगे जैसा कोल्ड वॉर में फिनलैंड दूर रहा था, और उस कोल्ड वॉर के दशकों में फिनलैंड ने तटस्थता बनाई रखी थी, यदि ऐसी तटस्थता बनाने की बात कर लेता तो वो ऑलरेडी समाधान अपने आप हो जाता और ये स्थितियां नहीं बनती। और मेरी बात उस समय पूर्ण नहीं हो पाई थी जब आप बीच में बोले थे। जो आप कह रहे हैं कि सैंक्शन से फर्क के विषय में उन्होंने कैलकुलेट डेफिनेटली कर रखा होगा, और स्विफ्ट का ट्रांजेक्शन रोकना और इन सब चीजों का भी कैलकुलेशन कर रखा होगा, डेफिनेटली कैलकुलेशन कर रखा होगा। इसीलिए संभवतः जो बाइडन वो भी नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? इससे क्या होगा अगर सपोज करो कि उसके ऊपर आपने स्विफ्ट के सैंक्शंस भी लगा दिए, स्विफ्ट सिस्टम से भी बाहर कर दिया रशिया को, तो फिर वो चाइना के पास ज्यादा चला जाएगा। उससे जो इंडो पैसिफिक वाली अवधारणा है वहां अमेरिका को प्लेइंग फील्ड जो है वो कम हो जाएगी, और उसका ध्यान पूरा वापस से ईस्ट यूरोप में चला जाएगा। और वापस से आप ये मान के चलें कि अमेरिका 80 के दशक में पहुंच जाएगा, कि जो पूरा वो जून लगा के बैठा था कि अफगानिस्तान को निपटाऊं और फिर अब मैं ईस्ट यूरोप कंट्रोल करता हूं, तो वो दशा, जबकि उस समय अमेरिका वॉज अ राइजिंग इकोनॉमी और आज वो एक घटता हुआ पावर है, चाहे स्लोली घटता हुआ है, बड़ा पावर है लेकिन घटता हुआ पावर है। तो इन सब चीजों को उन्होंने भी कैलकुलेट कर रखा होगा। लेकिन इस चीज के बीच में, इन सब चीजों के बीच में मुझे ये नहीं पता अभी भी, और मैं जानना चाहूंगा यदि, लेकिन मुझे नहीं लगता कोई भी बता सकता है उस विषय पर, कि बीजिंग ओलंपिक्स के समय जब बीजिंग जाकर शी जिनपिंग और पुतिन की मुलाकात हुई थी तो मुलाकात में बात क्या हुई थी। ओलंपिक्स के खत्म होने के तुरंत बाद ही ये सब कुछ हुआ है। तो सब चीजें ऐसी लगती हैं कि कोऑर्डिनेशन है मॉस्को का और बीजिंग का, इसको मना नहीं कर सकते आप। और ये चीज शायद
अमेरिका भी समझ रहा है, इसलिए सैंक्शंस में भी वो ग्रेविटी नहीं है जो पहले हुआ करती थी। आप देखिए ना कि सैंक्शंस किस प्रकार के सैंक्शन है, वैसे घातक सैंक्शंस नहीं है कि जिसका आप विचार करो। तो अभी भी मुझे ये लगता है कि ये जंग बहुत लंबी चलनी नहीं है। क्यों नहीं चलनी? क्योंकि सामने वाला जो देश है वो बहुत कमजोर है, यूक्रेन। वेस्ट कोई खास सपोर्ट में खड़ा नहीं है, केवल एक लिप सर्विस तो हमेशा होती है। कई बार तो ये भी होता है कि हो सकता है फ्रांस और जर्मनी ने पहले ही कह दिया हो कि ठीक है, हम उसको आपको खूब कंडम करेंगे, हम आपको आपकी खूब भर्त्सना करेंगे, हर प्लेटफॉर्म पे थोड़े दिन करेंगे, फिर चीजें बिजनेस विल गो एज यूजुअल। तो मुझे लगता है कि ये युद्ध ज्यादा नहीं चलेगा, क्योंकि रशिया को जो करना है वो रशिया कर लेगा। इन दोनों जो नए बनाए हुए उनके द्वारा कार्य किए हुए दोनों नए रिपब्लिक्स थे, उसमें पूर्ण अपना नियंत्रण कर लेगा, यूक्रेनियन फौजों को पूरी तरह से बाहर भेज देगा। इससे ज्यादा नहीं होगा, ऐसा मुझे लगता है। और जो वर्स्ट संभावना है, जिसके विषय में मैं दुआ करूंगा कि वो नहीं हो, वो वर्स्ट संभावना ये हो सकती है कि यूक्रेन का सीरिया बन जाए। लेकिन वो भी होना मुझे नहीं लगता, क्योंकि सीरिया बनने के खुद के आस पड़ोस के देशों को भी खतरे झेलने पड़ते हैं। सीरिया से जो इन्फ्लक्स आया था रेफ्यूजीज का, वो आज तक यूरोप की गले की हड्डी बना हुआ है। यदि यूक्रेन में कुछ ऐसी संभावनाएं बनती हैं, तो फिर क्या मैसिव इन्फ्लक्स होगा। और फिर आप देखिए कि फिर ये लोग अलग हैं यूक्रेन के, और पश्चिमी यूरोप के लोग अलग हैं। ये लोग स्लाव हैं, इनकी स्लाव आइडेंटिटी वाले लोग हैं। और पश्चिम के यूरोप के, चाहे वो फिर एंग्लोफोन्स हो, जर्मन्स हो या फ्रेंकोफोन्स हो, वो अलग लोग हों। उनका दोनों का इंटरेक्शन वैसा नहीं हो सकता, समाज में ऐसे मिलावट नहीं हो सकती। तो वो एक नई वेव को भी नहीं चाहेगा यूरोप की, यूक्रेन से एक वेव चले रेफ्यूजीज की, शरणार्थियों की। तो मुझे हम्म। लगता है कि वेस्ट के लिए अच्छा ये है कि अपनी नाक कटाकर, विशेषकर अमेरिका की नाक कटाकर ही सही, लेकिन और ज्यादा नुकसान को बचाया जाए। अपने जो नुकसान है उनको कम किया जाए, सीमित कर दिया जाए, और रशिया को जो करना है वो करने दिया जाए। ये चीज उससे मिलती है जो रशिया जो जर्मन नेवी चीफ ने कहा था कि पुतिन वांट्स सम रिस्पेक्ट एंड ही डिजर्व्स रिस्पेक्ट। राइट। अभी 40 लोग तकरीबन मरने की खबर आ रही है, और मोस्टली जहाँ पे ये सारा हमला हुआ है वो एयर बेसिस है। तो वो तो समझ में आता है कि पहले रशिया ने ये सोचा होगा कि पहले हम इसके सारे एयर बेस को खत्म कर देते हैं, तो जो नाटो की अगर कोई मंशा भी होगी तो उसमें भी एक समय मिल जाता है, टाइम बाय हो जाता है। तो वो तो इतना ये नहीं है। बट आप एक बात बताइए, हमने अफगानिस्तान, हमने सीरिया देखा, हमने अफगानिस्तान देखा, हमने ऐसे बहुत सारे मसले देखे जहाँ पे अमेरिका एक तरह से वर्ल्ड सुपर कॉप की भूमिका में पहले नजर आता है, जहाँ पे वो धमकियां देता है सैंक्शंस की, कार्रवाई की, सेना की, नाटो की, इसकी उसकी, सबकी। लेकिन होता कुछ नहीं ऑन द ग्राउंड। वही होता है जहाँ पे लोग, जो आम लोग हैं, जो पब्लिक है, जनता है, वो मरती हुई दिखती है, बच्चे बेघर होते हैं। वहां पे आपने, हम सब ने देखा अफगानिस्तान में क्या हुआ। यहाँ पे भी इतनी सारी बात के बावजूद भी सिवाय सैंक्शंस के अमेरिका का कोई वक्तव्य कुछ नहीं है। और नाटो भी अभी तटस्थ बना हुआ है, उसकी भी ऐसी कोई ये नहीं कि हमने जो कहा था हम उस बात पे अड़िग हैं। तो कल जो हम बातें कर रहे थे कि क्या टाइम आ गया है कि वर्ल्ड शुड रियलाइज, क्या कि विश्व को ये मान लेना चाहिए कि अमेरिका इज नो लॉन्गर एलिजिबल फॉर सुपर पावर। और मतलब अगर आप कह रहे हैं इकोनॉमी भी उनकी स्लाइडिंग है, तो हाउ डू यू सी दिस इंटायर, आज मानिए कि आज जो ये हो रहा है, इसके 5 साल के बाद, या फिर जो बाइडेन के कार्यकाल के खत्म होते होते तक कैसे देखते हैं इसको? देखिए, हम लोगों की जो मेमोरी है ना, वो बहुत जल्दी डिमिनिश हो जाती है। हम हम्म। आज जो बाइडन को सब कुछ कह रहे हैं कि जो बाइडन ने ये किया, जो बाइडन ने ये किया, लेकिन 2 साल पहले की स्थिति को देखिए, जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति थे। और मैं मानता हूं बहुत ही वाचाल राष्ट्रपति थे, बोलते बहुत थे, करते कम थे वो भी। और सैंक्शंस के अलावा ज्यादा वो भी कुछ नहीं कर पाते थे। कासिम सुलेमानी को मारा गया अमेरिका द्वारा
ईरान के कमांडर कासिम सुलेमानी को इराक में मारा गया। उसके प्रतिक्रिया स्वरूप ईरान ने अमेरिकन बेसिस जो थी, मिलिट्री बेसिस अफगानिस्तान इराक में, उनके ऊपर हमला किया। और ऐसा लग रहा था कि अब इसके रिपरकशन में यूनाइटेड स्टेट्स ईरान पे हमला करेगा। लेकिन आपको याद होगा कि वो ट्रंप की जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें वो राष्ट्र को संबोधित करने निकले थे, वो आते हैं पोडियम पे, हार्डली 2.5 से 3 मिनट रहते हैं, बोलते हैं, वो चले जाते हैं। तो वो एक कमजोरी वहीं दर्शा दी थी अमेरिका ने कि अमेरिका अब वो अमेरिका नहीं रहा, उसके अंदर वो शक्ति नहीं बची है कि उस प्रकार से वो प्रतिक्रिया दे पाए। उस समय किसी ने, क्योंकि क्या था कि डोनाल्ड ट्रंप की जो वाचालपन था इतना ज्यादा था कि न्यूज मीडिया, दुनिया भर का न्यूज मीडिया उसी को कवर करता था, लेकिन उसके पीछे क्या काम हो रहा है कोई नहीं जानता था। तो अमेरिका कमजोर हो चुका है और अमेरिका खुद नहीं मानेगा। देखिए, कोई भी हेजेमन होता है वो अपनी हेजेमनिक पोजीशन को छोड़ना नहीं चाहता है। एक बब्बर शेर जो होता है वो अपने कुनबे में अपना स्थान को जब तक नहीं छोड़ता, तब तक कोई नया जवान शेर आके उसको मार नहीं दे या भगा नहीं दे। तो अब वो प्रक्रिया दुनिया के मुख्तलिफ देश प्रयास कर रहे हैं और अमेरिका को अभी भी वो यूनिपोलर वर्ल्ड सिंड्रोम जो है उससे उसने प्रताड़ित कर रखा है कि अभी भी वो सोचता है कि मैं ही एकमात्र पोल हूं दुनिया में, शक्ति का केंद्र हूं, जबकि मल्टीपोलर वर्ल्ड हो चुका है जिसमें एक पोल अमेरिका भी है, दूसरा पोल रशिया भी है, तीसरा पोल कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जर्मनी और फ्रांस भी है, चौथा पोल भारत भी है, पांचवा पोल चाइना भी है। तो एक मल्टीपोलर व्यवस्था में अमेरिका को रहने की आदत हट चुकी है। तो वो क्षीण होती हुई शक्ति के संकेत तो हैं, लेकिन उस संकेत को इग्नोर करने की कोशिश कर रहा है। और मुझे लगता है कि उसमें बहुत बड़ा एक उसको लाभ जो मिलता है वो पश्चिमी मीडिया का मिलता है, क्योंकि मीडिया मतलब इंग्लिश मीडिया, और इंग्लिश मीडिया पे जो पूरी कमांड है या तो अमेरिका की होती है या ब्रिटेन की होती है। तो आप और हम जो सोचते हैं वो उनके पर्सपेक्टिव से सोचते हैं। इसके विपरीत मैं थोड़ा सा आपको कहता हूं कि थोड़ा अपना एनालिसिस करने के लिए व्यूअर्स को भी कहूंगा, थोड़ा फ्रांस 24 इंग्लिश देखना शुरू करें और रशिया टुडे देखें। आपको अलग अलग पर्सपेक्टिव मिलेंगे। रशिया टुडे बहुत ज्यादा जो है ना वो चीजों को घुमाता है, बिल्कुल सच बात है, ये कोई बहुत सही स्टोरी पेश नहीं करता, लेकिन मीडिया का कोई भी हाउस सही स्टोरी प्रस्तुत नहीं करता है। आपको उसके बीच में पिक एंड चूज करना है कि कौन सी स्टोरी सही है, और सब पूरी प्लेट बनानी है, उसमें से आपको निकालना है क्या सच है और जो झूठ झूठ है उसको एक तरफ करना है। बिल्कुल बिल्कुल। वरना फिर क्या है, एजेंडा चलेगा। आपके आपके इस वक्तव्य से एक चीज तो क्लियर हो गई कि गोदी मीडिया सिर्फ भारत में नहीं है। गोदी मीडिया ये तो टर्म ही जो रवीश कुमार ने इंट्रोड्यूस की है ना, ये दिस इज ड्यू टू हेट्रेड फॉर मोदी। इन्होंने मोदी से बनाया गोदी उसको, तो दिस इज नथिंग बट हेट्रेड फॉर मोदी। मैं अभी कुछ देर पहले एक राष्ट्रीय न्यूज चैनल पर डिबेट में था, उसमें पूरे वक्त कांग्रेस मुझसे यही प्रश्न कर रही थी कि मोदी सरकार क्या कर रही है और क्यों नहीं कुछ बड़ा स्टैंड ले रही। अरे भैया, क्या बड़ा स्टैंड लोगे जब यूरोपियन यूनियन नहीं ले रहा, जिनकी भूमि के ऊपर युद्ध हो रहा है, जब अमेरिका नहीं ले रहा तो हम क्यों लेंगे, और हम क्यों पराई आग में अपने हाथ जलाएंगे। करेक्ट। हमारा दायित्व बस इतना है कि वो जो 20,000 मूर्खों को देखो, नहीं सुजाता, मूर्खों की मूर्खता को देखो। आज अगर एक सेकंड में बोलना चाहूंगा, मतलब इनमें इतना भी शायद विजन नहीं बचा है एनालाइज करने का चीजों को, कि इमरान खान अभी मॉस्को में है। अभी भारत यदि कोई भी स्टेटमेंट देता है जो रशिया के खिलाफ होगा तो उसको वो लपक लेगा वहां पर और अपने हित में काम करेगा। बिल्कुल। तो इतना भी समझ में नहीं आता। आप थोड़ा सा व्यूअर को बताइए कि इसमें इमरान खान रशिया इसको कहते हैं शुद्ध देशी भाषा में कि सर मुंडाते हुए ओले पड़ना। वो पहुंचे और वार। मतलब आप ये देखिए कि इससे बुरे स्थिति परिस्थिति कौन सी हो सकती है जिसमें इमरान खान वहां पर गया है। अब इमरान खान के गले में ऐसी हड्डी बन गई है वहां पर कि वो उगल भी नहीं सकता और निगल भी नहीं सकता। आपने FATF की भी तलवार लटक रही है जो पूरे वेस्ट के ऊपर आधारित है। आपने एयरपोर्ट की तस्वीरें देखी, उनको लेने कौन आए थे?
नहीं, वो तो अभी तो सब होगा ना। So मैंने funny. सुना, देखा नहीं मैंने, कौन आया था उनको लेने? Just some officials, not even वो तो like a हमेशा state ही तो, representative. नहीं तो हमेशा वो तो कहीं भी जाते हैं, वही होता है ना। तो आप क्यों, आपको ताज्जुब क्यों हुआ? देखो मैं एक बात व्यूअर्स को देखो, दिखाती हूँ नहीं सुजाता, मैं एक एक बात कहता हूँ कि एक तस्वीर में दिखाती हूँ, शायद दिखे आपको। दिख रही है? ये पुतीन है और ये इमरान खान है। शायद अच्छे से नहीं दिख रही होगी। तो ये वॉर सिचुएशन में इनकी यही हालत है। देखो, इमरान खान और पाकिस्तान सही में हमेशा अपने आप को और अपनी आवाम को इन्होंने कैनन फोडर बनाया है। इसके विपरीत आप हिंदुस्तान को देखिए। मैं अभी सरकारों की भी बात नहीं कर रहा, मैं भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय पदाधिकारी हूं, लेकिन जब राष्ट्र की बात आती है तो मैं राष्ट्र की बात करता हूं हमेशा। भारत ने कभी भी अपने नागरिकों को कैनन फोडर नहीं बनने दिया। बिल्कुल नहीं, आप कभी नहीं। पाकिस्तान का बर्थ आप पाकिस्तान के बर्थ से लेकर आज तक देखो, किसी की भी युद्ध हो उन्होंने अपनी आवाम को कैनन फोडर बनाया और उसके बदले में पैसा लिया। Correct. हर जगह जहां पर भी युद्ध होता है पाकिस्तान वहां पहुंचने की कोशिश करता है, और उसी से उनकी सरकारों की आजीविका चलती है। जिसको कहते हैं ना निठल्ले बन जाना, ये लोग काम नहीं कर पाते, खुराफात करके पैसा कमाना। तो इमरान खान तो बड़ी अच्छी पोजीशन में फंसा है, मतलब इससे वर्स तो कुछ हो ही नहीं सकता सिचुएशन में जियोपॉलिटिकली, कि वहां अटैक हुआ, वहां पे इमरान खान पहुंचा। शायद वो क्या बोलते हैं, लेकिन एक पुरानी सुजाता, कहावत ऑन अ है। वेरी सीरियस नोट, अभी की जो हालात बन रहे हैं ना, उससे एक ही देश सबसे ज्यादा खुश होगा, बेसिकली वो है चाइना। चाइना के विषय में कोई बात नहीं कर रहा आज के समय, ताइवान के विषय में कोई बात नहीं कर रहा। और मैं ये भी कह रहा हूं कि यदि वेस्ट ने कुछ बड़ी कार्रवाई करने की कोशिश की उधर रशिया के ऊपर, तो फिर हो सकता है कि शी जिनपिंग चाइना ताइवान पर अटैक कर दे, क्योंकि दोनों जगह अपनी फोर्सेस वेस्ट लगा नहीं सकता कि ईस्टर्न हेमिस्फीयर में भी लगा दे और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में भी लगा दे। और आप ये देखिए, आप बोल रहे थे कि रशिया ने जो हमला किया उसमें एयर स्ट्रिप्स तोड़ दिए, तो वो तो एक प्रारंभिक हमेशा यही होता है, ताकि उधर से भी कोई एयरफोर्स की कार्रवाई नहीं हो सके और बाहर से भी कोई हेल्प नहीं आ पाए। और मैं इसी चीज को एनविजन करता हूं कि जिस दिन ताइवान पर हमला होगा चीन का, वो यही करेगा सबसे पहले। देखिए, ताइवान की भी आप जियोपॉलिटिकल लोकेशन, ज्योग्राफिकल लोकेशन समझिए, वो एक टापू है, बड़ा टापू है, आसपास उसके हिल्स हैं और एयर स्ट्रिप्स हैं। अब एयर स्ट्रिप्स जो हैं, अगर वो फोड़ दी जाती हैं तो इतना बड़ा जो बेड़ा उसके पास है F-16 का, वो नाकाम हो जाएगा, कुछ नहीं कर सकता। या तो अमेरिका को चाहिए कि F-16 को रिप्लेस करे और F-35 दे, जो बिना रनवे के भी उड़ सके। वो दिए नहीं है उसको। तो मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि वो कर क्या रहे हैं ये लोग। अगर मुझसे पूछे यदि कि ताइवान को क्या देना चाहिए, तो मैं कहता हूं कुछ भी नहीं देना चाहिए सिवाय F-35 के और न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स के। देखिए, उसको सब कुछ दे रहे हैं लेकिन ये दोनों चीजें नहीं दे रहे हैं। यही तो जियो पॉलिटिक्स है डिफरेंस। क्योंकि अमेरिकन इंटरेस्ट भी कितने चाइनीज से जुड़े हुए हैं, ये बात भी छिपी हुई नहीं है। नहीं, स्पेशली मैं एक जो बात कहता आज हूँ, की गवर्नमेंट नहीं नहीं है नहीं, अब एक बात बोलो फिर, देखो बहुत से लोगों को आग लगेगी, डॉक्टर बोल रहे हैं शेख उल्टी बात करते हो हमेशा। मैं बोलता हूँ कि एक लिटमस टेस्ट कर लो। बहुत सारे पत्रकार जो अपने आप को पत्रकार बताते हैं इंडिया में, अमेरिका में, दुनिया भर में, केवल इतना देख लें कि जो चीनी कंपनियां यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में ऑपरेट करती हैं, उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कौन कौन कांग्रेसमैन, कांग्रेस वीमेन और कौन कौन सेनेटर्स बैठे हैं या बैठे थे पहले, सेनेट में और कांग्रेस में पहुंचने से पहले, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन चीन से कितना कॉम्प्रोमाइज है। और एक बड़ी संख्या आपको ऐसे कांग्रेसमैन वीमेन और सेनेटर्स की मिलेगी। ओके। लाइट गई आई शायद थिंक आपके यहाँ। नो इश्यू, लाइट, देयर इज लाइट इशू, बट या वन सेकंड, आई कोई कोई थिंक बात नहीं, कोई बात नहीं। यू कैन सम ऑन द पावर बैटरी ऑफ बैकअप। योर फोन। अपने या अपने नहीं, फोन के फ्लैश ऑन कर लो। ठीक है, बात करना अभी कहाँ महत्वपूर्ण हम होता है। अमेरिका की बात कर रहे थे, अभी हम पावर बैकअप की बात कर रहे हैं। दिस इज क्रेजी।
देखो तो सुजाता, युद्ध नहीं जब मैं चलता नेगेटिव बात नहीं करता। हम उस पीढ़ी के हैं जिसने 9th 10th की एग्जाम 9 घंटे लाइट नहीं होती थी और मोमबत्ती में दी है। हम एक ऐसी पीढ़ी से हैं जिसने ये भी देखा है कि लालटेन पे कैसे होता था, और हम एक ऐसी पीढ़ी से भी हैं जहाँ पे अब देख रहे हैं कि बिजली जाती नहीं है, सोलर पैनल है, स्पेस क्राफ्ट की बात कर रहे हैं। मैं आई वही कह थिंक रहा हूँ कि अब बिजली कितनी देर जाती है। मेरे शहर में रोजाना 1 या 1.5 मिनट ही जाती है, वो किसी भी कारणवश जाती है, 1 से 1.5 मिनट एवरेज में जाती है, तो बिल्कुल जाती है आती है। आज मेरे घर में इन्वर्टर नहीं है क्योंकि आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। यदि गैस का लाइटर खराब हो जाए तो घर में माचिस नहीं मिलेगी, जबकि पहले माचिस और वो दिया और मोमबत्ती हमेशा होना अनिवार्य था। अब That's माचिस नहीं true. मिलेगी। That's true. That's तो true. हमने बहुत प्रोग्रेस की है, लेकिन अभी बहुत आगे जाना है। और फिर बार बार जो कुछ लोग पूछते हैं कि जैसा हमला, हाँ ये किसी ने प्रश्न किया था आज सुबह भी कि हम्म जैसा हमला रशिया ने यूक्रेन पे किया हम पाकिस्तान पे कब करेंगे, तो मैं कहता हूँ कि 10-12 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी हो जाने दो पहले, वो भी हो जाएगा। हर चीज के लिए सबसे पहले हमको आर्थिक रूप से संपन्न और स्ट्रांग बनना जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो गुरु लास्ट सवाल, इस ऑन द एवरेज कितने दिनों तक आप देखते हैं कि ये युद्ध चलेगा? हफ्ते अगर भर, ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा चला तो मुझे लगता है कि ये दोनों नई जो रिपब्लिक बनाई है उसको पूरा अपना कंट्रोल बिठाकर, अपने द्वारा चलित प्रशासन को बिठाकर रशिया अपने कुछ पीस कीपिंग ट्रूप्स को रखकर निकल जाएगा। और फिर उसके बाद वो काम करेंगे कि कीव में एक ऐसी सरकार बिठाएं या फिर जो वर्तमान प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, उनका अशरफ गनी बना दिया जाए। अशरफ गनी बड़ा अच्छा उदाहरण हो गया है एक, करेक्ट करेक्ट। जो आदमी एक दिन पहले तक बोल रहा था कि मैं अपने आखिरी कतरे तक लड़ूंगा खून के, वो सीधा भाग खड़ा शेयर हुआ। हिपोक्रेसी, नहीं सीधा शेयर हिपोक्रेसी। जो आदमी कह रहा था आखिरी कतरे तक लड़ने वाला हूं, वो पैसा कारों में और हेलीकॉप्टरों में लेकर भाग रहा था। चलिए तो ये एक अच्छा, वहां ये एक अच्छी बात कही है, और मतलब दुखद बात है, लेकिन इसमें एक अच्छी बात ये है कि अगर किसी को भी लगता है कि अ, युद्ध से किसी का भला होता है, तो भला सिर्फ शायद सिर्फ अ, जो युद्ध से किसी का कमान। फायदा नहीं होता, नहीं, लेकिन मैं बड़ी प्रैक्टिकल बात करता हूँ। युद्ध के देखिए, युद्ध में कोई भी देश जब जीतता है जब अपना पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव अचीव कर ले। यदि राइट। रशिया ने इन दोनों रिपब्लिक्स को पूर्णतः अलग कर दिया एडमिनिस्ट्रेटिवली, हाँ वो यूएन में जो भी होगा उसका एक्सेप्टेंस उसकी बात छोड़ दो, एडमिनिस्ट्रेटिवली पूर्णतः अलग कर दिया तो फिर युद्ध जीत गया वो। तो युद्ध के पहले जो ऑब्जेक्टिव होता है कि क्या हासिल करना है जो डिप्लोमेसी से नहीं कर पा रहे, उसके लिए युद्ध होता है। जितना शॉर्ट होता है उतना अच्छा रहता है। जैसे मैं कहता हूँ कि 1971 वॉर हमने 110% जीती थी क्योंकि हमारे जो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स थे वो अचीव हो गए। उसके बाद ट्रूप विड्रॉ हो जाते हैं। करेक्ट करेक्ट। सिर्फ जीती नहीं, जो जो शत्रु था उसको बिल्कुल नहीं, डिवाइड कर दिया। आज के समय ये नहीं होता कि कोई भी देश को आपने गुलाम बना लिया या ऑक्यूपाई कर लिया। अब युद्ध जो होते हैं अपने पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए या वहां का एस्टेब्लिशमेंट चेंज करने के लिए होते हैं। और यदि रशिया दोनों चीजें कर लेता है, वो वेस्ट जो है वो सैंक्शन सैंक्शन का जाप करता रहता है, तो उसने पुतिन की जीत हो गई। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं बोलता हूँ अच्छा है कि वेस्ट कुछ नहीं करे हिंदुस्तान के लिए। क्यों अच्छा है? यदि वेस्ट कुछ आक्रामक करता या करता है तो फिर हम पर प्रेशर रहेगा कि आप भी हमारे सहयोगी बने। लेकिन जब वो खुद ही कान में तेल डालकर बैठे हुए हैं और मुंह चला रहे हैं केवल, तो हम पर भी ज्यादा प्रेशर नहीं आना है। तो उनकी लचरता कुछ भी कार्रवाई करने में हमारी शक्ति है। तो लेकिन मुझे इसमें हमारा तो सबसे इमीडिएट कंसर्न यही है कि जो 20,000 लोग फंसे हुए हैं यूक्रेन में,
उनको कैसे लाया जाएगा, क्योंकि एयरबेस तो बंद हो गए हैं, एयर इंडिया की फ्लाइट थी बिल्कुल। उसको वापस वापस भेज दिया देखिए, गया। इसमें 2 चीज़ें सुझाता हूँ। पहली बात तो मैं ये इसमें उन लोगों को भी कहीं न कहीं माफ़ करना दोषी मानूँगा जब 15 फरवरी से भारत सरकार कह रही है निकल जाओ, जो हम्म जिनका कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है वहाँ पर, वो हम्म निकल जाएँ, वो अभी तक नहीं निकले। क्यों नहीं निकले? एक बड़ी बात है, बार-बार जो इंडियन एम्बेसी इन कीव है, एडवाइज़री जारी कर रही थी। दूसरी चीज़, अगर अब ये है कि जहाँ पर भी जो है अपने बाहर नहीं निकले, आप सुरक्षित रहें, क्योंकि अगर हम्म बॉम्बार्डमेंट होता है या कुछ होता है, तो बेहतर हम्म ये है कि जिस जगह जंग के आसार कम है, वहाँ पर रुकना। उसके बाद तो ये है ना कि यदि कोई बच्चे हमारे फँसे हुए हैं ईस्ट में भी, जो कि रशिया ने इसको अलग कार्व आउट कर दिया, या उन टेरिटरीज़ में जहाँ समस्या है, हमारे संपर्क दोनों से हैं, यूक्रेनियन अथॉरिटीज़ से भी है और रशियन अथॉरिटीज़ से भी है। तो हम फिर बद-दिमाग निकालेंगे कि चाहे वो रशियन कंट्रोल्ड ऑक्यूपाइड क्षेत्र में हो या फिर यूक्रेनियन कंट्रोल्ड क्षेत्र में हो, जहां पर भी हमारे बाशिंदे हैं उनको निकाला जाएगा। हम्म और फिर मालडोवा जैसी कंट्री से भी बात करी जा सकती है, बहुत सारे तरीके होंगे, लेकिन अभी मत भूलो सुजाता, देयर इज अ लॉट ऑफ फॉग ऑफ वॉर। देयर इज हम्म फॉग ऑफ वॉर। वो फॉग ऑफ हम्म वॉर में कहीं पर भी जब वॉर होती है तो इनिशियल स्थिति क्या होती है कोई नहीं जानता ग्राउंड की। सुबह सुबह जब तक के मैंने कोई ट्वीट भी नहीं किया जब तक बीबीसी ने नहीं कहा कि 6 या 7 एक्सप्लोजन कीव में हर्ट हुए, हम्म क्योंकि सोशल मीडिया पे सुबह से बहुत ज्यादा बवाल था अलग अलग हम्म सोर्सेस से, लेकिन कोई भी स्थापित मीडिया उसकी पुष्टि नहीं कर रहा था, तो हम कैसे कर दें? हम्म तो अभी तो फॉग ऑफ वॉर है, भारत सरकार करेगी इसमें। और यदि रशियन कंट्रोल क्षेत्र में होते हैं तो फिर रशिया से बात करेंगे, वरना यूक्रेन से बात करेंगे। और चलिए जिन लोगों को आशा। निकाला जा सकता है मालडोवा वगैरह से, अगर सपोज करो कि ठीक है इधर का अभी नो फ्लाई जोन है, बिल्कुल एयर स्पेस ब्लॉक्ड है, तो अगर मोल्डोवा वगैरह से निकाला जा सकता है तो वहां से निकालेंगे। चलिए आशा करते हैं कि वो सकुशल घर वापस आए, बिल्कुल, क्योंकि हमारी पहली प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हमारे प्राथमिकता वही है हमारी। नागरिक के प्रति है। बिल्कुल, हमारे नागरिकों की हिफाजत प्राथमिकता है। जी चलिए। ओके अगेन, सो थैंक यू गुलरेज फॉर जॉइनिंग अस टुडे, नमस्कार, जय हिंद। एंड आई रियली होप कि आप जैसा कह रहे हैं कि ये युद्ध जैसा सुजाता, 1-2 दिन माहौल में देखो, मैं बोलता हूँ वो आपको, थम 2 जाए। दिन बाद 48 घंटे बाद हम पुनः बैठेंगे इस विषय पर। तब तक बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि वेस्ट क्या कर रहा है, चाइना क्या कर रहा है, हम्म। ये सब चीजें स्थापित हो जाएंगी। भारत अच्छा, सरकार इसमें का अभी स्वरूप क्या है? चाइना का अभी तक कोई वक्तव्य नहीं आया नहीं, है, चाइना अभी तक बिल्कुल बैलेंस्ड बोल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल हाँ। बिल्कुल बैलेंस्ड बोल रहा है। लेकिन बात यही होती है ना, बैलेंस बोलने के पीछे एक कारण होता है कि वेस्ट के साथ उसका व्यापार बहुत करेक्ट अधिक है। तो उस करेक्ट, व्यापार को जियोपोर्टाइज नहीं करना चाहेगा। और दैट्स हो राइट। सकता है इस प्रक्रिया में कहीं न कहीं रशिया से उसकी बात भी हो गई होगी कि ठीक है हम स्टेटमेंट ऐसे देंगे, लेकिन व्हेन पुश कम टू द शव तब वो हम्म क्या करेगा देखना होगा। जी चलिए, इस पे नजर रखे रहेंगे, और जैसे कुछ अ, अच्छी खबर होगी हिंदुस्तान भगवान। के लिए अनिवार्य यह है कि हम वो मूर्खता कभी नहीं करें कि जो पश्चिम ने की है कि चीन को रूस को एक साथ ला दिया। हम कम से कम हमारे थिएटर में चीन और रूस को अलग करके रखें आज तक, उसी को जारी रखना पड़ेगा। और हमारी कूटनीति भी उसी हिसाब से बननी चाहिए, मुझे लगता है बनेगी भी। आई थिंक भारत सरकार इस बात को बहुत अच्छे से समझती है, कि जिस तरह से बैलेंस आप इट्स अ देखिए। टाइट रोप वॉक, लेकिन या होगी। यस करेक्ट। चलिए टाइट रोप पे पर अभी तक हम परफेक्ट बैलेंस करके चल रहे हैं, और आशा करते हैं कि ऐसे ही चलते रहेंगे, क्योंकि देश ही सर्वोपरि है। और वो बैलेंस करते हुए अपने बच्चे जो फंसे हुए हैं वहां पर यूक्रेन में, उनको भी लेकर निकल जाएंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, और धन्यवाद उन नमस्कार। सारे लोगों का जो हमसे जुड़े। आप देखते रहिए, और हम लौटेंगे दोबारा ये बताने के लिए कि आगे की परिस्थितियां कैसी बन रही है। तब तक उन जो फंसे हुए लोग हैं, जो फंसे हुए भारतीय हैं, जो बच्चे हैं, जो छात्र हैं, उनके लिए कुछ नहीं कर सकते तो दुआएं कीजिए, दुआओं में बड़ी ताकत होती है। बिल्कुल। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया।